श्रोताओं नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुरभि श्रीवास्तव जी को, जो मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और आज आपको स्टूडियो में बुलाने का मकसद जो है वो ये है कि हमारे कई सारे युवा साथी एकेडमिक्स में करियर बनाना चाहते होंगे, वो भी चाहते होंगे कि वो प्रोफेसर बने, तो आप उनका मार्गदर्शन करेंगी कि कैसे वो भी प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे आप आज बनी हैं, तो आप 3 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज में। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपने कौन सा ऐसा एग्ज़ाम दिया है जिसके बाद वो क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनी? जी, जहाँ तक बात रहा मेरे करियर की, मैंने UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। UPPSC एडवर्टाइज़ करता है अपनी वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की। ज़रूरी नहीं है कि हर साल ही एडवर्टाइजमेंट आए, लेकिन हाँ आते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हर अलग अलग विषय की वैकेंसीज आती हैं। तो मेरे समय में 2017 में ये वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी। और मैं मनोविज्ञान विषय की हूँ, साइकोलॉजी की हूँ। उसी विषय में मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद फिर एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम भी इसका 2 चरणों में होता है, और पहले रिटन, उसके बाद फिर इंटरव्यू। फिर 2 चरण के इस एग्ज़ाम के बाद फाइनल लिस्ट निकलती है। उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो आपने मनोविज्ञान में कहाँ तक पढ़ाई की? जी, मैंने अपना BA ऑनर्स साइकोलॉजी ऑनर्स पूरा किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने उसी सम्मानित विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैंने PhD अपनी कंप्लीट करी है। मेरी PhD हेल्थ साइकोलॉजी स्वास्थ्य मनोविज्ञान में है। और कंप्लीट हो गई है मेरी PhD। तो अब बात आती है कि जो एग्ज़ाम आपने क्लियर किया कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में? जी, एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें मुख्यतः आपके विषय से संबंधित ही प्रश्न होते हैं। इसके अतिरिक्त GS के भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। हाँ जी। तो जनरल स्टडीज़ में कुछ तो सामान्य ज्ञान जो हम लोग पढ़ते आए हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा पॉलिटी, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स। लेकिन इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज रहा है। क्या गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें भी रुचि लीजिए। समसामयिकी क्या है, क्या कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, उन इशूज़ को जानिए, समझिए। और बहुत ज़रूरी है कि अपनी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाइए उसके बारे में। तो उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी थी? हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव मार्किंग से कैंडिडेट को हतोत्साहित नहीं होना है। उसको एक मोटिवेशन के तौर पे लीजिए। और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये एडवाइजेबल है कि आप घर पे ही कुछ मॉक पेपर्स दे दें। अब ये UPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्ज़ाम है, मैं ये समझ रही हूँ कि इसके अलग से कहीं मॉक पेपर्स आपको मार्केट में शायद ना मिले, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आप वो करके जा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि एक प्रेशर को आपको कैसे हैंडल करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर में ही मॉक पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं और एक टाइम बाउंड तरीके से तैयारी करें कि अगर वो 2 घंटे का समय है तो आप 2 घंटे में उसको पूरा करें। ध्यान रखिए कि OMR शीट वगैरह आपको भरनी होती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि कोई आता हुआ सवाल आपका गलत ना हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपने उन सही क्वेश्चंस को सही किया है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। कुल मिला के मेंटली अगर फिट हैं तो आपकी सारी तैयारी सार्थक हो सकती है। बिल्कुल। तो और मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मेंटली फिट रहने से मतलब बस सिर्फ इतना है कि स्ट्रेस तो होगा ही होगा। आप जीवित हैं, अपने आप में ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस की कोई स्ट्रेस ना हो ऐसी कोई अवस्था नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक ही अवस्था है, वो आप जानते हैं। तो स्ट्रेस तो होगा ही। ज़रूरी है कि हर चीज़ का मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम हर चीज़ का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। तो एज अ स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है और सिर्फ वही
वही ट्रेडिशनल रोट लर्निंग जो हम लोग पढ़ते थे, रट करके पास हो जाएंगे, अब वो ट्रिक काम नहीं आ रही है। सिलेबस बदल रहा है, क्वेश्चंस बदल रहे हैं, क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल रहा है और मार्किंग सिस्टम भी बदल रहा है। तो ये जो स्ट्रेस आ रहा है, इसके लिए निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो आपका मेन एग्ज़ाम है उसके पहले आप उसी एग्ज़ाम सेटिंग में रह कर के अपने घर पे तैयारी करें। अपने घर पे रह कर के आप रिविज़न करें, मॉक पेपर दें और एक टाइम बाउंड तरीके से तैयारी करें। हमेशा एक नियमित दिनचर्या फॉलो करें, एक शेड्यूल ज़रूर बनाएं और कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत शार्प माइंडेड हैं, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी आपको कुछ भी अचीव करने के लिए। डिसिप्लिन से मतलब क्या है कि आप ज़रूरी नहीं है कि सुबह 3 बजे उठ करके ही पढ़ने बैठ गए। हो सकता है किसी को शाम के वक्त पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल है कोई व्यक्ति, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज़ पढ़ाई करें, थोड़ी थोड़ी जितना भी आप कंफर्टेबल हैं। और लास्ट मोमेंट पे, एंड मौके पे आप अपने ऐसे नोट्स बनाएं या जो भी आपकी बुक्स हैं उसके रिवीजन आप ज़रूर कर पाएँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या वो कोई भी यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें सिलेबस इतना ज़्यादा है कि एग्ज़ाम के एक रात पहले पूरा रिवीजन करना संभव नहीं होता है। तो वो रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपने छोटे छोटे हैंडी नोट्स बना रखे होंगे। और अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो आपने साल भर चाहे जितना पढ़ा हो, आप एंड मौके पे रिकॉल नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे मिथिलेश जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो दौर है हमारा, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। हर तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, अतः की इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। तो एज अ स्टूडेंट ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है जिसके थ्रू हम पढ़ें। हमें अपने सोर्स के बारे में बहुत पुख्ता होना पड़ेगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही सोर्स से आ रही है। अगर हम किसी इशू के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो किस ऑथर की किताब से लिया गया है, वो किस ऑथर की वीडियो से आ रहा है, सही सोर्स को हम पहचानें, उसके बाद हम उसको रिवीजन करें और मौके पे रिकॉल कर पाएँ। क्योंकि आपने पढ़ बहुत लिया है एंड मौके पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। रिवीजन इज़ द की। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जी, अब आगे बात करते हैं कि उनकी जो रणनीति रही इंटरव्यू को क्रैक करने की, क्या रही? जी, इंटरव्यू में पहले बता दूं आपको, इंटरव्यू कोई भी इंटरव्यू हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो यूपीपीएससी का बेसिकली मैंने इंटरव्यू जब दिया था, तो 3 पैनलिस्ट उसमें होते हैं। एक आपके यूपीपीएससी के चेयरपर्सन होते हैं, 2 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं। सो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ज़्यादातर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वही होते हैं। तो अगेन वही ट्रिक जो आपने रिटन में एग्ज़ाम के लिए फॉलो की थी, वही आपको इंटरव्यू के लिए भी करनी है। इंटरव्यू में आप, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर आप होने जा रहे हैं अपने एक विषय के, तो आपसे वहाँ पे उम्मीद की गई है कि आपको अपने विषय के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो आप अपने विषय को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, है ना। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो आपने कुछ चीज़ें उसमें चिन्हित कर ली। अब ये कुछ चीज़ें चिन्हित आप कैसे करेंगे, क्योंकि इतना वास्ट विषय है, हर व्यक्ति को हर चीज़ नहीं आती होती है। तो आपसे जब आप इंटरव्यू रूम में आते हैं तो आपसे पैनलिस्ट पूछेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो पहले ही उस इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन वाले सेशन में आप अपने बारे में बता दीजिए कि साइकोलॉजी में मेरा ये जैसे कि काउंसलिंग साइकोलॉजी या हेल्थ साइकोलॉजी मेरे स्पेशलाइजेशन एरियाज हैं। तो आपने क्या किया कि इतने बड़े अम्ब्रेला से, इतने बड़ा स्पेक्ट्रम जो था, उसमें से कुछ बातें पैनलिस्ट के सामने बता दी कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। तो खुद ही उनका फील्ड एक लिमिट कर दिया। अब जो आप बताएंगे उसमें से वो सवाल पूछेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है। और इसके अलावा कई बार जो नर्वसनेस होती है, जो आपने बताया स्ट्रेस, एग्जाम में तो स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पे नर्वसनेस हो जाती है बहुत सारे लोगों को। उसको कैसे ओवर पावर किया है, कैसे कंट्रोल किया? जी सो नर्वसनेस भी एक तरीके का स्ट्रेस ही है। अब ये चीज़ें कोई रातों रात डेवलप नहीं हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको शुरुआत से ही इस पे काम करना होगा। तो ये इन चीज़ों को कैसे हम काबू में लाएं, तो यहाँ पे भी वही ट्रिक कारगर है, प्रैक्टिस। आप इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं
तो यहाँ पे इंटरव्यू में देखा जा रहा है कि कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। आपका ज्ञान तो रिटन में टेस्ट कर ही लिया है उन्होंने। इंटरव्यू में खास तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे इंटरव्यू में वो ये जानना चाहते हैं कि आपके पास बोलने की और दूसरे व्यक्तियों को समझाने की कला है कि नहीं है। उन्होंने आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा, उस कॉन्सेप्ट के बारे में वो आपको कितना आता है रिटन एग्जाम में जांच कर चुके हैं इस बार, लेकिन अब वो ये जानना चाह रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट को कल आपको जब BA MA या PhD के बच्चों को समझाना होगा तो आप कैसे समझाएंगे। तो आपको घर में कैंडिडेट को ज़रूरी है कि वो कुछ चीज़ें बोल करके प्रैक्टिस करे, शीशे में खुद को ऑब्जर्व करें कि जब आप बात कर रहे हैं तो किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है। आप ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करें। एक तो शीशे में बोलने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि जब हम लोग प्रेपरेशन मोड में होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल दुनिया से, समाज से, परिवार से कट करके कमरा बंद करके 12-12 घंटे पढ़ाई चल रही है। अच्छी बात है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि प्रेपरेशन एकांत में होती है एक हद तक। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि आप लोगों से जुड़ें। आप जुड़ेंगे, आप बातें करेंगे अपने अपनों से, तो वही आपको कुछ ना कुछ बताएंगे कि जब तुम बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट नहीं आ रहा है या आपके हैंड मूवमेंट सही नहीं आ रहे हैं। तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी एक बहुत अच्छा फीडबैक, एक सकारात्मक फीडबैक आपको दे सकते हैं। तो उनके फीडबैक को भी आप अपने हैबिट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और तैयारी उस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे इंटरव्यू में जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स का इंटरव्यू होता है, काफ़ी दफ़ा ये भी देखा गया है कि जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो एक वाइट बोल्ड मार्कर आपके सामने रखा होता है। अच्छा। और उनकी पैनलिस्ट की आकांक्षा होती है आपसे कि वो आपको कुछ टॉपिक देंगे और आपको समझाना है कि आपके सामने स्टूडेंट्स हैं UG PG के, तो आप अपनी बात कैसे कन्वे करेंगे। मिथिलेश जी, ये ज़रूरी है, जैसे है ना, बहुत सारी चीज़ें किताबों में लिखी है, मैंने पढ़ लिया, पढ़ करके पेपर पास कर लेना एक अलग बात है, पढ़ करके 100 बच्चों की क्लास में समझाना अलग बात है। तो यहाँ पे आपके बोलने के स्किल्स कितने पॉलिश हैं, कितने ब्रशअप हैं, उस पे ध्यान दिया जाता है। कितने जटिल कॉन्सेप्ट कितने आसान और सरल शब्दों में आप समझा पा रहे हैं। समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आप इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से समझा सकते हैं। तो ये सारी कुछ ट्रिक्स हैं जो कैंडिडेट वर्क करे तो ज़रूर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने इतने महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं और ट्रिक्स दिए हैं बल्कि, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी श्रोता ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो इन ट्रिक्स का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारे स्टूडियो आई और इतनी महत्वपूर्ण ट्रिक्स दी और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।